मध्य प्रदेश में एक और चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्द ही प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों अमरवाड़ा, बुदनी, विजयपुर और बीना में उपचुनाव होंगे। बुदनी सीट पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई है, तो अमरवाड़ा में कमलेश शाह, विजयपुर में रामनिवास रावत और बीना में निर्मला सप्रे के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद उपचुनाव होंगे। इनमें अमरवाड़ा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 10 जुलाई को वहां वोट पड़ेंगे। दोनों पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस को पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है, लेकिन वो इन चुनावों में अपनी जीत और दल बदलुओं को सबक सिखाने के दावे कर रही है। अमरवाड़ा के साथ साथ और भी चुनाव, मेरा ख्याल राज्यसभा का चुनाव भी होगा। देखिए, कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं जरूर मानता हूँ कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है, लेकिन दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में छुरा भोंका है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। ये उपचुनाव हम जीतेंगे। पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव की जीत से उत्साहित भाजपा को पूरा भरोसा है कि बुदनी समेत सभी सीटों के उपचुनाव में उसकी जीत होगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है। अब उसे किसी भी चुनाव में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी और डबल इंजन की सरकार के साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीतने वाली है। कांग्रेस क्या दावा कर रही है इसका कोई महत्व बचा नहीं। कार्यकर्ता कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे कुचे कार्यकर्ता हैं, और जो नेता हैं उनके बयान भी सबके सामने हैं। जग जाहिर है कि किस प्रकार टांग खिंचाई वहाँ चल रही है, चाहे वो राहुल भैया के बयान हो, अरुण यादव जी के मामले हों, उनके यहाँ गोष्ठियाँ हो रही हैं जो जीतू पटवारी जी के विरोध में है। तो ऐसी तमाम बातें मीडिया खुद जग जाहिर कर रहा है। कांग्रेस के हालात तो बद से बदतर होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन में आमूल चूल परिवर्तन किया है। कमलनाथ से पीसीसी की कमान लेकर जीतू पटवारी को सौंपी गई थी। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा उमंग सिंघार को दिया गया था। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में ये टीम कुछ खास कर पाएगी, लेकिन पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ा। अब जीतू पटवारी नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। ये उपचुनाव उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह होंगे। वहीं अगर भाजपा इन चुनावों में पिछड़ती है तो उसके सियासी अश्वमेघ के घोड़े पर यह रोक लगने जैसा दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नई जंग की तैयारी, जी हां, पहले विधानसभा फिर लोकसभा और अब उपचुनाव की तैयारी है। मध्य प्रदेश में 4 विधानसभा अमरवाड़ा, बुदनी, विजयपुर और बीना में उपचुनाव होने हैं। बुदनी पूर्व सीएम शिवराज सिंह के लोकसभा सदस्य चुने जाने पर खाली हुई। अमरवाड़ा में कमलेश शाह, विजयपुर में रामनिवास रावत और बीना में निर्मला सप्रे के कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद खाली हुई। उनमें अमरवाड़ा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। भीतर घातियों से अब उन्हीं सीटों पर चुनाव होने हैं। क्या कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ पाएगी या बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। उपचुनाव की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? छिंदवाड़ा में खोई प्रतिष्ठा वापस ला पाएंगे कमलनाथ? शिवराज के बुदनी में कांग्रेस दिखा पाएगी जोर? उपचुनाव में कितनी ताकत दिखा पाएंगे जीतू पटवारी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका कराते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश से हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के परिणाम में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस को तगड़े झटके पर झटके लगे। दल बदल की राजनीति में देखा जाए, भीतर घातियों की बात की जाए, अब 4 सीटों पर उपचुनाव होना है।
अमरवाड़ा में तो एक बार फिर कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है और जीतू पटवारी के लिए नई चुनौती है। ये देखा गया कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद परिवर्तन हुआ कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस को ये परिवर्तन रास नहीं आया। देखिए प्रशिता, अगर हम राजनीतिक मध्य प्रदेश की विचारधारा और धारा की बात करें अगर इतिहास के पन्नों पर, तो मैं आपको 2018 ले जाना चाहता हूं। 2018 में जब आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के नेतृत्व में चले गए और पूरी सरकार गिराकर दोनों पार्टियों को उपचुनाव में जाना पड़ा कि उस सत्ता के प्रलोभन की चाबी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी। चाबी जरूर मिल गई, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त करने के लिए जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया, चाहे वो जौरा का विधानसभा हो, चाहे वो रामनिवास रावत जी हो, तमाम और जो लोग हों, हमने ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश की चंबल क्षेत्र में सीट जीतने का दावा ही नहीं करा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतकर साबित करा। आज फिर वही परिस्थितियां हैं कि वही मतलब विभीषण के भूमिका में जो आज भारतीय जनता पार्टी के दामन में हैं, वो आज चले गए और कुछ सीटें खाली हो गई हैं। तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में नौजवानों के साथ, कमलनाथ जी के उस अनुभव के साथ निसंदेह हम पूरी ताकत से इस उपचुनाव के लिए तैयार हैं। और जो परिवर्तन ये बार बार ये कहा जाता है, ये कांग्रेस को चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, ये हो नहीं सकता। कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है। मैं अभी रजनीश अग्रवाल जी को सुन रहा था, कांग्रेस खंड खंड में है, डबल इंजन की सरकार है। वो इंजन के पहिए भी निकल गए केंद्र की सरकार के, और जो मोदी सरकार की गारंटी थी वो खत्म होती हुई देश के नौजवानों ने, देश की जनता ने देखा। निसंदेह बैसाखी की सरकार अब सिंगल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सरकार है। कांग्रेस विपक्ष में रहकर भी नहीं डरी और सत्ता में रहने के बाद भी नहीं डरी। हमारी पूरी तैयारी है और जीतू पटवारी की टीम तैयार है और हम उपचुनाव पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में न केवल वादा कर रहे हैं, बल्कि हम पोलिंग बूथ पर हमारी तैयारी है, हम सारे बूथ भी जीतेंगे और उपचुनाव भी जीतेंगे। चलिए गुंजन जी, बीजेपी की क्या तैयारी, क्या बीजेपी दबदबा बरकरार रख पाएगी? बिना भैया चलिए गुंजन जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। योगीराज जी, आपको क्या लगता है, उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर, अमरवाड़ा पर तो तारीख का ऐलान भी हो गया है और ये माना जा रहा है कि अब वहां पर तो कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देखिए प्रशिता, असल में है क्या कि ये चुनाव वैसे देखा जाए तो सरकार की दृष्टि से तो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि फुल बहुमत में है बीजेपी की सरकार। लेकिन ये छोटे चुनाव हैं, लेकिन इनके बड़े महत्वपूर्ण मायने हैं, ख़ासतौर पर उन 2 बड़े नेताओं के, छिंदवाड़ा के बड़े नेता कमलनाथ जी को लेकर और बुधनी के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान को लेकर, ये दोनों, और जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा को लेकर। तो ये चुनाव हैं 4 सीटों के चुनाव, लेकिन इन चुनाव पर आप देखिए बुधनी से जो भी लड़ेगा वो कहीं ना कहीं शिवराज जी की ही लिस्ट का आदमी होगा। अमरवाड़ा से जो भी लड़ेंगे वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की उसमें सहमति ज़रूर होगी। और अब जब अपने अपनी सहमति से उम्मीदवार तय किए जाएंगे तो फिर उनको जिताना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। तो परिणामों के लिहाज से इनका बहुत महत्व ना रहा हो, लेकिन इस लिहाज से ज़रूर है, जैसे मान लो अब अमरवाड़ा से कमलेश शाह पार्टी बदलकर कांग्रेस में आए, अब यदि कांग्रेस में बीजेपी में, कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब यदि बीजेपी में रहकर उनकी नैया डावाडोल हो जाती है तो उनके कैरियर को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। वहीं ये बीजेपी के नेताओं के लिए एक चुनौती है कि जो एन चुनाव के वक्त पर जो लोग आपके पास आए उनको जिताना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो देखने वाली बात यह है कि आप उस चुनाव को कैसे हैंडल करते हैं। ये जीतू पटवारी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि चूंकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन 4 में से यदि 2 भी जिता लाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए गुंजन जी से प्रतिक्रिया ले लेते, जुड़ गई हैं गुंजन जी हमारे साथ। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी, क्या ये जो दबदबा है वो बरकरार रख पाएंगे? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और प्यार मिला है, उसी तरह उपचुनाव में भी सारी तैयारियां लगी हैं ताकि जनता का प्यार और समर्पण भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह पहले मिलता आ रहा है अभी भी मिलता रहे उसी तरीके से। और यही कोशिश रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी के और सबका साथ
साथ, इसी मूल मंत्र के आधार पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह अभी देखा, तीसरी बार हमारे भारत की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और जनता ने इस बार फिर, अगर उपचुनाव की अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूं या जिस भी प्रदेशों की हम बात करें, उपचुनाव में भी हर कार्यकर्ता उसी जोश के साथ लगेगा, जनता के बीच होगा। हर एक कार्यकर्ता, चाहे बूथ लेवल की बात करें, चाहे निगम मंडल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ की जो ताकत है वो हमारा कार्यकर्ता हमारी ताकत है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति के तहत काम नहीं होता, जहां पे कार्यकर्ता प्रमुख कभी नहीं होता, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए चुनाव लड़ा जाता है। जिस तरह अभी हमने पूरे विधानसभा के चुनाव में भी देखा, लोकसभा के भी चुनाव में देखा, जो कांग्रेस है, जिस तरह आपने देखा मध्य प्रदेश में, इनका वजूद खत्म हो चुका है, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है और ये कांग्रेस मध्य प्रदेश से सफाया हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत थी, ये जनता की ताकत थी, जिन्होंने कांग्रेस को ये बता दिया है कि अब जो जनहित के बारे में नहीं सोच सकता, जो राष्ट्रहित के बारे में नहीं सोच सकता, उसका कोई भी काम नहीं बचा है। और 29 के 29 सीट पे जिस तरह विजय हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये विजय दर्शाती है कि अब जनता जनार्दन का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसी रणनीति के तहत, इसी रीति नीति के तहत, इसी तरह विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता से लेकिन अमित जी का कहना है कि जीतू पटवारी की नई टीम तैयार है और मजबूती के साथ हम मैदान में उतरेंगे। जीतू पटवारी जी के जो उन्होंने नाम लिया है अमित जी ने, ये जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में ही कांग्रेस पूर्ण रूप से सफाया हुआ है मध्य प्रदेश में। जिस दिन से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन और आपकी टीवी डिबेट्स का सब्जेक्ट यही रहता था कि आज कांग्रेस के किस नेता ने, किस मंत्री ने और किस कार्यकर्ता ने कांग्रेस से पलायन किया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये वही जीतू पटवारी हैं जिनके लिए महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये वही जीतू पटवारी हैं जो इमरती देवी के में रस ढूंढते हैं, ये वही जीतू पटवारी हैं जो पार्टी गई तेल लेने का नारा देते हैं। तो जिस जीतू पटवारी के लिए पार्टी अगर तेल लेने जाती है, तो वो जीतू पटवारी की जो भी टीम बने वो दर्शाती है ये उतनी ही निराधार होगी जितने की ये पार्टी निराधार है। और ये उतना ही, इसमें ना कोई अस्तित्व बचेगा ना वजूद बचेगा। क्योंकि उसके पीछे कारण बता रही हूँ, क्योंकि इनकी जो विजन है वो जनता का हित नहीं है। इनके विजन में राष्ट्रहित कहीं नहीं है, इनके विजन में सिर्फ एक ही विजन है इनका, वो है अपना फायदा कैसे करना है, परिवार का फायदा कैसे करना है। इस परिवारवाद की जो रूढ़िवादी सोच थी कांग्रेस की, उसको तोड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, उसको तोड़ने का काम किया है तो वो हमारे प्रदेश की जनता ने किया है। अमित जी देखिए, मेरी विद्वान बहन अभी कुछ शब्दों का उपयोग कर रही थी कि कांग्रेस गर्त में है, खत्म है। यही दिक्कत है बस प्रशिता जी भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश से लेकर देश में कांग्रेस को गर्त में दिखाते रहे, कांग्रेस को अंधकार में दिखाते रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता को हताश बताते रहे और मोदी जी की गारंटी बताते रहे। ये जिस उत्तर प्रदेश पर घमंड करते थे और जो डिबेट हो रही है, राहुल गांधी को मंथन करना चाहिए, राहुल गांधी को चिंतन करना चाहिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे पैनलिस्ट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, भैया अब मंथन और चिंतन को कौन करेगा? मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के चेहरे को जिस पर अभिमान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, उसको भारत की जनता ने अभी 20 दिन पहले नकार के रखा है और यह साबित करके रखा है कि ये हिटलर शाही से देश नहीं चलेगा, एकले चेहरे से, अकेले चेहरे से देश नहीं चलेगा। और उनकी नीति और डबल इंजन की सरकार की हवा निकालने का उत्तर प्रदेश ने काम करा और देश की जनता ने काम किया। अब मेरी विद्वान बहन को मध्य प्रदेश लेकर आता हूं। इनको जीतू पटवारी जी से इसलिए दिक्कत है, ये वही जीतू पटवारी जी हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी के विधानसभा के अंदर इनकी भारतीय जनता पार्टी के लस्सी और चाय नाश्ते का हिसाब मांगा था, जो सरकार जवाब नहीं दे पाई। ये वही जीतू पटवारी जी हैं जो इनकी सदन में खड़े होकर और सड़क पर खड़े होकर आज पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि मेरी बहनों को 3000 कम मिलेंगे। ये वही जीतू पटवारी हैं जो किसानों की बात तो करता ही नहीं, उन किसानों की बात को करके जमीन आधार पर लड़ते हैं और वो कहते हैं कि मेरे धान के मूल्य का 3100 रुपए कब मिलेगा,
मिलेगा और गेहूं के 2700 रुपए कम मिलेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव की कम और जीतू पटवारी जी के नाम से ज्यादा फोबिया हो गया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अंतिम बात, अब ये रही बात प्रतिष्ठा की, मैंने कहा अभी आपको उदाहरण दिया, यही प्रतिष्ठा की बातें चल रही थी 2018 के उपचुनाव में। क्या हुआ मेरी विद्वान बहन जरा बताएं, जो कुएं में कूद जाने की बात करती थी, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, उनके भविष्य का क्या हुआ, बेचारी को अब दरकिनार करके रख दिया। आप तो उपयोग करो, विश्वास करो और बाहर करो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। हमने पहले भी मेरी बहन को डिबेट में कहा था कि 240 पर सिमट के रह जाएगी। याद होगा परिणाम से पहले मोदी की सरकार, अगर मेरी बहन को याद हो, आज मैं फिर कह रहा हूं कि 50-50 नहीं, 4 के 4 सीट मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में। हम वो बड़ी बात नहीं करते कि 370 पार होंगे, तो 370 के पार ही नहीं हो पाए, हम 400 पार होंगे। इन बड़े बड़े शब्दों का उपयोग ना कांग्रेस ने कभी प्रयोग किया है ना उपयोग किया है। हमने परिणाम दिए जो हाल ही में मोदी सरकार को दिखाया है, और आपको मध्य प्रदेश में उपचुनाव में इसका परिणाम दिखाएंगे। जवाब दे दीजिए गुंजन जी। देखिए, ये जिस तरीके से जो बातें कर रहे हैं, अमित जी की बात उतनी ही निराधार और झूठी है जितने की इनकी पार्टी निराधार और झूठी है। आप बताएं, ये जो आज बोल रहे हैं कि मोदी जी के बारे में आप बात करें, सरकार किसकी बनी है अमित जी? कि आपने देखा नहीं जिस तरह देश की जनता ने समर्थन दिया, जिस तरह गठबंधन ने समर्थन दिया, जो आपने एक झूठा गठबंधन बनाया था वो ठगबंधन ज्यादा था, आज उसकी भी सबके सामने साफ साफ चेहरा सामने आ चुका है। आपकी पार्टी के पास न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, न रीति है, न नीति है, न नियत है। नियत तो कभी आपकी थी नहीं। जनता के हित की नियत अगर आपने कभी रखी होती तो 55 वर्ष तक आपने भारत पे राज किया है। सत्ता और कुर्सी आपके पास थी, लेकिन आपने क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा आप जब देते थे, आज भी आप उसी विपक्ष के तौर पर वही बात दोहराते आ रहे हैं। अगर इतनी आपकी सरकार राष्ट्र हित में काम कर रही होती तो अब तक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपने सुधार किया होता। जो आप 55 वर्षों तक नहीं कर पाए वो हमारी मोदी सरकार ने 10 वर्षों में करके दिखाया था। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो युवा कल्याण हो, चाहे वो गरीब का कल्याण हो, वो सारे काम, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, 11वें पैमाने से उठाकर 5वें पैमाने पर लाने वाली मोदी सरकार थी। और यही वजह है कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए मोदी जी ने, ये गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उस क्षण को, मैंने वो साक्षी हूँ जिस क्षण में आज तीसरी बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री तौर पर शपथ ली है। और अब मुझे पूरा है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हम उस विजन की ओर अग्रसर हैं जहां पे हम 2047 में एक राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये जो कदम बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में, ये न रुकने वाले हैं न थमने वाले हैं, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपना पालन पोषण करती है। ये मोदी का परिवार है, पूरे राष्ट्र की बात करती है, पूरे भारत की बात करती है, अखंडता की बात करती है, सनातन की बात करती है। ये सिर्फ आपकी तरह भ्रष्टाचार की बात नहीं करती है। अमित जी देखिए, मेरी विद्वान बहन ने अच्छा भाषण दे दिया, लेकिन जरा तथ्यों को देख लें। आपको राष्ट्रहित की बात भाषण, अरे राष्ट्रहित अब मत बताइए, चुनाव हो गए। एक तो धार्मिकता की बात मत बताइए। जो भगवान राम को चुनाव के परिणाम आते से ही भूल जाएं, और जो सिया राम कहने, जय श्री राम कहने वाले वो जय जगन्नाथ कहने लग जाएं, तो इससे बड़ा परिवर्तन क्या है? मेरी बहन ये देख ले कि एक बैसाखी पे चंद्रबाबू नायडू है, सुन लीजिए, एक बैसाखी पे चंद्रबाबू नायडू है, और चंद्रबाबू नायडू पहली कैबिनेट में अपने विधानसभा में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने वाले हैं। उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। और दूसरी जिस जाति जनगणना का आप विरोध करते रहे, दूसरी बैसाखी पर आपके नीतीश कुमार जी हैं, वो जाति जनगणना का वो भी नोटिफिकेशन जारी कर चुके, अब उसका बिहार में पालन करेंगे, और अब हम उसके बाद बात करेंगे। तो मोदी जी की सरकार जो आप लोग कहते रहे, अच्छा हुआ आप साक्षी बनी, अब वो मोदी की सरकार नहीं बची। इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश पर वापस आ जाते, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे दल बदलुओं से बदला लिया जाएगा। कैसे अमित जी, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। निश्चित तौर पर जो पार्टी के साथ नहीं है, जो विचारधारा के साथ नहीं है, उनसे बदला ही लिया जाएगा। हमने
सिंधिया जी के लोगों से बदला लिया और कई विधानसभाओं को जीत का परिणाम लाके कमलनाथ जी के नेतृत्व में साबित करके बताया, वहां की जनता ने साथ देके बताया। और ये धोखा नहीं तो क्या है? आज कांग्रेस के मैंडेट से आप चुनाव जीतकर सत्ता के प्रलोभन में, दबाव में आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हो। न केवल आपने कांग्रेस को धोखा दिया, बल्कि आपने कांग्रेस को नहीं, आपने जनता को भी धोखा दिया। किसी चेहरे पर चुनाव नहीं था, हाथ के पंजे पर रावत जी चुनाव जीत के गए थे, निर्मला बहन हाथ के पंजे पर चुनाव जीत के गई थी। कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर भी उठे कि संगठन में मजबूती नहीं बना पाई। जीतू पटवारी की जो टीम बनी वो मजबूती नहीं बना पाई संगठन में, जिसका परिणाम ये निकला। उसका परिणाम तो अब आएगा प्रशिता। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको क्या बताया, 2019 में जो परिणाम आए थे उसमें 35.3% ऐसे पोलिंग है जो 2024 के अंदर मध्य प्रदेश में हमने जीता था। ये भूल गए मुरैना की बात करते थे 5 लाख से जीतने की, कहां पर लाके खड़ा कर दिया? ये जीतू पटवारी का नेतृत्व था। ये भूल गए राजगढ़ 5 लाख से जीते थे, कहां पर लाके खड़ा कर दिया? योगीराज जी का तो राजगढ़ से नाता है, मेरे बड़े भाई हैं, अभी विस्तार से बताएंगे कहां पर लाके खड़ा कर दिया। भिंड को कहां पे लाके खड़ा कर दिया, ग्वालियर की जीत को कहां पे लाके खड़ा कर दिया। अब हम इनको कहां पर खड़ा करेंगे इस उपचुनाव में, ये भी हम देखने को बताएंगे। इनकी तरह 400 पार के झूठे वादे नहीं करेंगे। अभी से आप रणनीति बनाने लगे, जो चुनाव निकल गया, आपने अपना प्रदर्शन शायद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भी आपको याद दिला दूं क्या अमित जी कि क्या प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का? जनता जनार्दन निकली नहीं है घर से आपको वोट देने के लिए। लोकसभा में आपने 29 की 29 सीट किस तरह गवाई है? ये आपकी इसी भ्रष्टाचारी सोच के कारण गवाई है आपने, क्योंकि जनता के हित के बारे में आपकी ये भ्रष्टाचार कहां से आ गया है? इसमें भ्रष्टाचार, मेरी बहन, बोलते बोलते आप अति उत्साहित हो जाती हैं। भ्रष्टाचार कहां से आ गया चुनाव में? वो सरकार ने जताया था आपकी जो 15 महीने की सरकार 2019 का एग्जाम्पल दे रहे योगीराज जी। अमित जी क्या कहेंगे? आप उपचुनाव चलिए ठीक, आपके कमलनाथ जी के ओएसडी की छापा पड़ा था, शायद आपको याद नहीं आ रहा है। ठीक है योगीराज जी, मेरा ये मानना है कि केंद्र के चुनाव को और विधानसभा के चुनाव को अलग अलग मानकर देखना चाहिए। वो तो ये अच्छा है कि अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए तो कांग्रेस को थोड़ी सी संजीवनी मिल गई, लेकिन ये चुनाव असल में क्या है, कभी भी बहुत चूंकि सरकार बहुमत में है, विपक्ष में भी चूंकि एक न्यूट्रलिटी का माहौल है, एक उदासीनता जैसा माहौल है, लेकिन फिर भी यदि आप इन चुनाव को गंभीरता से लें तो बहुत अच्छा, एक कम से कम कुछ ना हो तो एक अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि दल बदलू की बात अभी कर रहे थे सज्जन सिंह वर्मा, कायदे से किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे मोबिलाइज करें, ऐसे संभाल कर रखें कि ये स्थिति ना बने कि वो दल बदल कर दूसरी जगह जाए। कहीं ना कहीं कोई आदमी यदि ये 150 साल पुरानी विचारधारा छोड़कर कहीं जा रहा है तो इस पर विचार करने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी कि उनको छोड़ के वहां जाना पड़ा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप तात्कालिक परिस्थिति वश आप पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी में आप जा रहे हैं या जिस पार्टी में भी आप हैं वहां रहना वहां रहने की सार्थकता आपके कार्य पर ही डिपेंड करती है। आप ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो उन्होंने अपने आप को साबित किया, उन्होंने वो चीजें अपनाई या वो उस लेवल पर काम किया कि जनता में उन्होंने पुनः विश्वास जीता। तो ये उनकी कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच उनकी पैठ का उदाहरण है। यदि आप ये समझें कि बीजेपी भी पावरफुल है और हम वहाँ चले जाएं और हमारा अस्तित्व वहाँ बन जाएगा, हम बढ़ जाएंगे, हमें पद मिल जाएंगे, तो ये बड़ी एक नादानी है, बड़ी भूल है। आप जहाँ भी जाएं आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपने आप के लिए, जनता के बीच अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के मोह में या पद प्रतिष्ठा की लालच में यदि आप पार्टी बदलते हैं तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और जनता के लिहाज से भी ठीक नहीं है। जो जनता आपको 5 साल के लिए चुनती तो आप खड़े होकर बताएं। ये चुनाव के परिणाम तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, भी 4 इसमें 2 हो सकता है बीजेपी जीत जाए, 2 कांग्रेस जीत जाए, 4-0 बीजेपी का हो जाए। महत्वपूर्ण बात है कि जिस जनता के विश्वास पर आपको उतरना चाहिए उस विश्वास पर आपको खड़े उतरना पड़ेगा और जनता की सेवा के लिए। तो ये दल बदल कर गए हैं, क्या इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा पार्टी की ओर से? नहीं, मेरे ख्याल से अमरवाड़ा से तो कमिटमेंट था उनका कमलेश शाह को उतारने का, और बीना से चूंकि निर्मला सप्रे गई तो हो सकता है कि उनकी सुनी जाए, क्योंकि बीजेपी में भी ऐसा कोई वहां पे ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही कैंडिडेट
रिपीट होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा कैंडिडेट चयन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उस एरिया के ये। अब अमरवाड़ा से किसका चयन करते हैं, उसमें कमलनाथ जी की कितनी चलती है या कमलनाथ जी उसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार बुधनी से किसको टिकट मिलता है, शिवराज सिंह चौहान चूंकि अब तो और पावर में आ गए हैं, तो और निसंदेह मैं ये मानता हूं कि अमरवाड़ा में और बुधनी में बिना शिवराज सिंह चौहान के किसी प्रत्याशी का चयन होगा नहीं। इसलिए ये दोनों का ये चुनाव दोनों का है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि प्रत्याशियों को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और प्रत्याशियों को जनता की आकांक्षाओं पर, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। अमित जी, अगर यही चुनावी मैदान में उतरे तो कांग्रेस दल बदल का विक्टिम कार्ड प्ले करेगी? देखिए प्रशिता, ईश्वर करे कि जो गद्दार वहां गए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ में, फायदे में, जो जनता के विश्वास का गला घोटा है, वही लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ें, जिससे स्पष्ट हो जनता भी इनको परिणाम बताएगी और उसके बाद ये संदेश भी भेजने का काम करेगी इनको हराने का, कि अगर इस तरीके से पार्टी को, विचारधारा को और जनता को वोट लेके स्वार्थ की राजनीति करने का जो धोखा देने का काम अगर कोई करे, तो इनके परिणामों से, जैसे इमरती देवी जी का परिणाम आया, जैसे जौरा का परिणाम आया था, जैसे कई विधानसभाओं के परिणाम आए थे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इनको कांग्रेस तो कार्य करेगी, जनता सबक सिखाने का काम करेगी। गुंजन जी क्या कहेंगे? आप 2019 का एग्जाम्पल दे रहे हैं अमित जी बार बार। देखिए, इनकी बातों में ऐसे मैंने कहा कि जनता जनार्दन की ये जो बात कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन ने अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं और एक बार नहीं, दो बार समक्ष हम सबके हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने फैसला सुनाया है, और ये किस हैसियत से बोल रहे हैं, इनका वजूद, और जब मैंने पहले का अस्तित्व और वजूद नहीं बचा है तो इन्हें देखिए कितना बुरा लगता है। अरे आपने किया क्या था जनता के लिए जो जनता आपको चुनेगी? आपको पूरी जो एक सीट भी आपके पास थी, जो परिवारवाद के आपको, जिसपे आपने एक परिवार का ठप्पा लगा रखा था छिंदवाड़ा में 45 वर्षों से, क्या आप मुझे बताइए अमित जी, क्या कांग्रेस में और कोई कार्यकर्ता नहीं था? कमलनाथ जी के परिवार के अलावा क्या वो कुर्सी, क्या वो टिकट किसी और के पास नहीं जा सकती थी? ये दर्शाता है कि आपने किस तरह विकासवाद को ना चुन के परिवारवाद को हमेशा चुना है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने आपको जवाब दिया है और पूर्ण रूप से जो एक सीट थी वो भी आपसे ले ली है। परिवारवाद, धार्मिकता नकार दी गई है। अब तो रोजगार की बात करिए, अधिकार की बात करिए, किसान की बात करिए। बताएगा कि दोनों ही पार्टियों की क्या तैयारी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा, लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर नई जंग की तैयारी। मध्य प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अमरवाड़ा के लिए तो तारीखों का ऐलान ही हो गया है। विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि हम पूरी मजबूती के साथ, संगठन में मजबूती के साथ जीतू पटवारी की नई टीम के साथ मैदान में उतरेंगे और बिल्कुल बीजेपी को जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है 2 चुनाव के परिणाम के साथ कि दबदबा उनका बरकरार रहेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।